नमस्कार, खास मुलाकात में स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। खास मुलाकात में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो पहले एक आईएएस ऑफिसर थे, तब भी चर्चा में थे। जब उन्होंने आईएएस पद से इस्तीफ़ा दिया, कलेक्ट्री से इस्तीफ़ा दिया, तब और ज़्यादा चर्चा में आ गए। और अब एक राजनीतिक करियर के तौर पर, राजनीतिक नेता के तौर पर वो आगे बढ़ रहे हैं, तो भी चर्चा में रहते हैं। लोग उनके बारे में तब भी जानना चाहते थे, आज भी जानना चाहते हैं। और ये जो मुलाकात है, ख़ास तौर पे ऐसे ही लोगों की डिमांड पर है कि आखिरकार वो शख्सियत अब कर क्या रहा है। मुलाकात करते हैं भाजपा नेता ओपी चौधरी जी से। ओपी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, सबको नमस्कार जी। ओपी जी, पब्लिक डिमांड पर हम आप तक पहुंचे हैं और लोग जानना चाहते हैं, जब आपने आईएएस से इस्तीफ़ा दिया था जी, बहुत चर्चाएं हुई, आप चुनाव लड़े, चुनाव आप हारे भी जी। उसके बाद 2.5 साल का वक्त लगभग गुजर गया है। जी, बहुत से लोग जानना चाहते हैं, एक बड़ा वर्ग है, जी। ओपी चौधरी आजकल कर क्या रहे हैं? जी, मैं लाइफ में चाहे किसी भी पोस्ट पे रहते हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में थे या पॉलिटिक्स में हैं या उसके पहले स्टूडेंट लाइफ में थे, तो हमेशा मेरे लाइफ को लेकर सिद्धांत यही है, लाइफ फिलॉसफी यही है कि हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ भी पॉजिटिव हम करते रहें। यही मेरा हर दिन का एक मोटिव रहता है, मेरा उद्देश्य रहता है, गोल रहता है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव करें। तो अभी तो जैसे मैं राजनीति में हूँ, तो पार्टी में भी बहुत सारे काम रहते हैं। संगठन की दृष्टि से प्रदेश मंत्री का दायित्व भी है, तो पार्टी के दृष्टि से मैं संगठन के जितने भी काम, जितने भी दायित्व दिए जाते हैं उस पर पूरा समय देता हूँ, पहला चीज़। उसके अलावा कई सकारात्मक चीज़ें मैं करने की कोशिश करते रहता हूँ। जैसे इसमें मेरा प्रिय काम है, सबसे फेवरेट काम है कि जो भी आने वाली पीढ़ी है, यूथ है, जो कॉलेज के इनिशियल ईयर्स में है या 12th पास कर रहे हैं, 10th पास कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को उनके आने वाले 5 साल, 7, 8 साल के लिए एक करियर का, फ्यूचर के लिए एक प्लान करने में उनकी मदद करना, एक पॉजिटिविटी देना उनको। इस तरह के जो भी गोष्ठी होते हैं, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, उनको तो मैं करता ही हूँ। और 1 to 1 जो भी बच्चे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको मैं टॉप प्रायोरिटी पे समय देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा एज ग्रुप होता है, ऐसा समय होता है जिसमें अगर कोई बच्चे को सही गाइडेंस मिल जाए पॉजिटिव तरीके से, तो लाइफ में बड़ी छलांग मार सकता है। तो उसमें मैं काफ़ी समय देता हूँ। इसके अलावा मैं इकोनॉमिक्स में भी मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, तो ये भी मैं इसमें भी थोड़ा बहुत समय देता हूँ। अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे से सेंसिबल तरीके से धीरे धीरे इकोनॉमी के नॉलेज के बेस पे, सरस्वती के दम पे लक्ष्मी को अचीव करने का तरीका मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। मतलब लोग आपसे जो मुलाकात करते हैं अभी भी एज ए पॉलिटिशियन कम करते हैं, काउंसलर या गाइड करने वाले व्यक्ति के तौर पे ज़्यादा मुलाकात होती है? नहीं, जैसे संगठन में काम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग संगठन की दृष्टि से और पार्टी वर्ग की दृष्टि से भी मिलते हैं, बट निश्चित रूप से एक बड़ा वर्ग है जो राजनीति से अलग भी मुलाकात करता है, चाहे करियर गाइडेंस की दृष्टि से हो या और किसी दृष्टि से हो। और आजकल एक और नई प्लानिंग कर रहा हूँ, अभी तो मैं स्टार्ट नहीं कर पाया हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है, आने वाले साल से मैं प्रोग्रेसिव फार्मिंग के डायरेक्शन में भी थोड़ा बहुत कुछ चालू करूँ जी। उससे भी लोगों को हम काफ़ी कुछ मैसेज दे सकते हैं, और किसान भाइयों का इनकम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है, तो उस डायरेक्शन में हम उनको एक एग्जाम्पल कैसे सेट कर सकते हैं, उस बारे में भी सोच रहा हूँ, अभी कुछ कर नहीं पाया हूँ। उस समय जब इस्तीफ़ा आपने दिया था तब आपको अफसोस नहीं हुआ था? आपके सामने एक चुनावी मैदान था, दंगल था, वहाँ आप उतरे, वहाँ आप हारे। हारने के बाद भी आपसे कई बार सवाल किया, आपने कहा अफसोस नहीं हुआ, तब भी उम्मीद थी कि बहुत आगे शायद बहुत कुछ राजनीति में करना बाकी है। 2.5 साल बाद अब आप विपक्ष में हैं, पार्टी के लिए काम भी कर रहे हैं, क्या ज़रा सा भी किसी भी सेकंड, किसी भी वक्त अफसोस नहीं हुआ, या लगता नहीं कि यार वो ज़्यादा बेहतर था, करता रहता? जी, मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन हम लेते हैं उसको बहुत सोच समझ करके, उसके जो भी प्लस माइनस है सबका एनालाइज करके हमको डिसीजन लेना चाहिए। और जब भी हम डिसीजन एक बार ले लेते हैं तो उसको ओन करना चाहिए, और उसमें जो भी पॉजिटिव है, जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, दोनों को फेस करना चाहिए और हैप्पीली फेस करना चाहिए, खुशी खुशी उसका सामना करना चाहिए। ये मेरा लाइफ फिलॉसफी हमेशा से रहा है। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि लाइफ में हम किसी भी फेज में रहें, किसी भी जगह रहें, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में रहें, पॉलिटिक्स में रहें, स्पोर्ट्स में रहें, इंटरप्रेन्योरशिप में रहें, कहीं भी हम रहें, हम राजनीति की बात करें तो हम चाहे रूलिंग पार्टी में रहें, चाहे अपोजिशन में रहें, हर जगह हर समय कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए आपके सामने जरूर रहेगा।
लोकतंत्र में राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। रूलिंग पार्टी का रोल इंपॉर्टेंट होता है, अपोजिशन का रोल भी इंपॉर्टेंट होता है। और अगर मैं उनकी आवाज़ को उठा पाता हूं और सरकार को उससे युवाओं के हित में कुछ जरा भी मोल्ड कर पाता हूं, तो एक बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर आप कल्पना कीजिए कि मैं आईएएस में रहता तो चाहता भी, मान लीजिए कि मैं इसमें आवाज़ उठाऊं, तो मैं वो आवाज़ नहीं उठा सकता था। तो ऐसे कई चीज़ें आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाई देंगे लाइफ में। आप चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में रहें, चाहे पॉलिटिक्स में रहें, पॉलिटिक्स में आप रूलिंग पार्टी में रहें या अपोजिशन में रहें, जहां भी रहेंगे आप पॉजिटिविटी और सेटिस्फेक्शन के पॉइंट जरूर आपको मिलेंगे और उसको हमको जरूर करना चाहिए। लोग आपसे मिलते भी हैं लगातार जी, क्या सिंपैथी भी दिखाते हैं कि अरे आप कहाँ थे, आप पहले जिनको सर बोलते थे, जो आपको सर बोलते थे, अब आपको उनको सर बोलना पड़ता? जी हाँ, लोगों का अपना अपना नज़रिया रहता है, लोगों की अपनी अपनी सोच रहती है। और अभी भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो बहुत सारे लोग गरीबी की ज़िंदगी जीते हैं, बहुत सारे लोग लोअर मिडिल क्लास में रहते हैं, मिडिल क्लास में रहते हैं, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए बहुत चुनौतियां हैं लगती हैं। ऐसी स्थिति में आईएएस को कोई छोड़ दिया है करके उनको निश्चित रूप से सिंपैथी टाइप की भी भावना निश्चित रूप से बहुत सारे लोग व्यक्त करते हैं। बट मैं कहना चाहता हूँ कि लाइफ को हमको बड़े नज़रिए के साथ देखना चाहिए, बड़े नज़रिए के साथ जीना चाहिए। और जब भी हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमको कुछ ना कुछ रिस्क लेना ही पड़ता है। आईएएस को सबसे बड़ा हम मानते हैं, आप उससे भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्या आपके दिमाग में है? देखिए, कोई चीज़ मैं मानता हूँ बड़ा या छोटा नहीं होता है। बड़ा होता है जिसमें हम ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों की ओर मोल्ड कर सकें। देखिए, जहाँ तक राजनीति का प्रश्न है, हम उसको लाइक करें या डिसलाइक करें, उसको लव करें या हेट करें, बट इंडियन डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इस बात से कभी हम इनकार नहीं कर सकते। तो आज भारतीय जनता पार्टी में मैं रह करके एक पॉलिटिक्स में एक रोल प्ले कर रहा हूँ, वो अपने आप में एक बड़ा रोल है। वो डायरेक्टली कई चीज़ें नहीं दिखती, बट इनडायरेक्टली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में, स्पेशली इंडियन डेमोक्रेसी में, जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसी से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या इकोनॉमिक सिस्टम या सोशल सिस्टम सबको लीड करता है, उसी के पीछे पीछे चलती हैं। तो उस सिस्टम का हिस्सा बन के निश्चित रूप से हम बड़ा कुछ हमेशा करते रहते हैं। आज पीएससी के युवाओं के लिए या शिक्षक भर्ती के युवाओं के लिए या किसानों के लिए या महिलाओं के लिए अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो सोसाइटी के लिए वो बड़ा विषय है, उसको देखने का बस नज़रिया है। यूथ आइकॉन आपको सब मानते हैं, पार्टी भी क्या यूथ आइकॉन मानती है आपको? नहीं, देखिए, पार्टी में हर व्यक्ति का अपना अपना रोल है, हर एक व्यक्ति कार्यकर्ता है और पार्टी निश्चित लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं कि ओपी चौधरी जी को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले। जी, पार्टी अभी भी इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी दी हुई है, प्रदेश मंत्री का दायित्व तो दिया गया है, युवा मोर्चा के सह प्रभारी बनाया गया है, तो निश्चित रूप से पार्टी में शुरुआत करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। आप क्योंकि कोई भी आंदोलन हो, मैंने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कुछ भी हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ओपी चौधरी होते हैं। क्या पार्टी के कुछ छोटे बड़े नेता आपसे खतरा भी महसूस करते हैं, ऐसा कुछ ऐसा लगता है? नहीं, मैं सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, ना इन सब चीज़ों पे बिलीव करता हूँ। मैं मानता हूँ कि भाई पॉलिटिक्स में आए हैं, डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स का इम्पॉर्टेंट रोल है, वहाँ पार्टी और संगठन जो जिम्मेदारी तय करती है उसको मैं 100% करने का अपना हमेशा प्रयास करता हूँ और आगे भी ऐसा ही करता रहूँगा। आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स। बहुत सारे दिग्गज नेता भाजपा में यहाँ पर हैं, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं और वो आपको किस तरीके से देखते हैं? जब पार्टी के अंदर अब आप चुनाव सब खत्म हो गए, विपक्ष में आप हैं, आपकी पार्टी पर कई बार गुटबाजी के भी आरोप लगते हैं, ओपी चौधरी अपने आप को पार्टी में कहाँ पर कितना एडजस्ट कर पाए 2.5 साल बाद बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के बीच में, बैठकों में? जी, मैं यही कहूँगा कि पॉलिटिक्स में देखिए कि संगठन है, संगठन जो जिम्मेदारी तय करती है, जो काम तय करते हैं, उसको अच्छे तरीके से हमको करते रहना चाहिए, इसी पे मैं बिलीव करता हूँ। और इसके अलावा आप विपक्ष में हैं, विपक्ष की पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं, तो उस दृष्टिकोण से जनता की जहाँ जो आवाज़ होती है उसको बेबाकी के साथ उठाने पे मैं विश्वास करता हूँ और उस चीज़ को, उस दायित्व को, उस धर्म को मैं हमेशा निभाता रहता हूँ और निभाता रहूँगा। फ्यूचर की बात हम कर रहे थे, आपने बताया बहुत सारे काम आप कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के अलावा भी आप काउंसलिंग भी करते हैं बहुत सारे यूथ की। जी, काउंसलर के तौर पे बताते हैं कैसे आगे बढ़ना है। इकोनॉमिस्ट के तौर पर भी आप काफ़ी स्टडी कर रहे हैं और लोगों को आने वाले समय में करोड़पति बनाने की टिप्स भी देना चाहते हैं। जी, तो फ्यूचर में आप किस एज ए ओपी चौधरी को एज ए इकोनॉमिस्ट ज़्यादा पहचाना जाएगा
पॉलिटिशियन के तौर पर ज़्यादा पहचान मिलेगी या काउंसलर, यूथ आइकॉन जो कहा गया है, काउंसलर के तौर पर ज़्यादा आपको लोग जान पाएंगे? आपकी क्या उम्मीद है, क्या आकांक्षा है? ये अभिषेक जी, एक्चुअली इन सब रोल को हमको अलग अलग शायद नहीं देखना चाहिए। हम अगर पॉलिटिक्स को, मैंने पहले ही कहा कि इंडियन डेमोक्रेसी में सबसे लीडिंग रोल है, बट एक अच्छा पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स हम करना चाहते हैं, करते हैं, तो एक अच्छा पॉलिटिशियन को यूथ के फ्यूचर के लिए हमेशा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। चाहे आप किसी भी चेयर पे हों, किसी भी रोल पे हों, वो करना ही चाहिए। इसी तरह से देश की इकोनॉमी की गहरी एक अंडरस्टैंडिंग रखते हुए देश की इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाएं, इसकी समझ भी हर पॉलिटिशियन को होनी चाहिए। तभी हम पॉलिटिकल रोल को भी अपना निभा सकते हैं। तो इन सारी भूमिकाओं को मैं अलग अलग तरह से नहीं देखता हूं, और मेरे को जिस रूप में जाना जाए उस दृष्टि से मैं हमेशा सोचता हूं कि एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले, हमेशा दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की सोचने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाए। उसमें पॉलिटिकल रोल, इकोनॉमी रोल या काउंसलर का रोल ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक पॉजिटिव और हमेशा दूसरों को भी आगे, सोसाइटी को आगे ले जाने की सोच रखने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाए, यही मैं जानता हूँ। किसी कुर्सी, किसी पद से मेरे को जाना जाए, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टूडेंट्स से भी आपकी मुलाकात होती है, आपने कहा प्रायोरिटी पे भी रखते हैं उनको गाइड करना आप। जी डेफिनेटली। जब उनसे बात होती है तो क्या सिर्फ वो अपने करियर को लेकर गाइडेंस मांगते हैं, या फिर आपसे भी पूछते हैं कि राजनीति में जो प्रवेश हुआ है जी, फ्यूचर में क्या ऐसा करना चाहिए, राजनीति में जाना चाहिए? एक्चुअली हमारा देश अभी डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो ऐसे सिनारियों में मतलब बहुत सारे बच्चे बीपीएल वर्ग से आते हैं, कोई लोअर मिडिल क्लास से आता है, मिडिल क्लास से आता है, तो उसको बेसिक नीड्स को, अपने लाइफ, अपनी फैमिली, अपने आसपास की बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल दिखता है। ऐसे सिनारियों में पॉलिटिक्स को लेकर एक डर सा रहता है यूथ में, बहुत सारे लोगों में। तो ऐसे बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स से अलग, मतलब अपने लाइफ और फ्यूचर की बात ज़्यादा करते हैं। इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करूँगा, और उनको उस डायरेक्शन में भी मैं कोशिश करता हूँ कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, उन बातों को रखता हूँ। बट कुछ परसेंट बच्चे ऐसे भी होते हैं, यूथ ऐसे भी होता है जो पॉलिटिक्स के बारे में सोचता है और उसमें भी आगे अच्छा कुछ करना चाहता है। तो उनको भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं और वो कैसे पॉलिटिक्स में अच्छा कर सकते हैं, और उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, चुनौतियाँ क्या क्या हैं। चुनौतियाँ बड़ी हैं, तो उन एस्पेक्ट्स को भी बताने की कोशिश करता हूँ। और मैं हमेशा, चाहे फ्यूचर करियर की बात हो या पॉलिटिक्स की बात हो, हमेशा मैं यूथ को यही बताने की कोशिश करता हूँ कि अपने अंदर ताकत पैदा करिए, अपने अंदर क्षमता पैदा करिए, अपने अंदर योग्यता पैदा करिए, तभी आप अपने करियर में भी और पॉलिटिक्स में सफल हो सकते हैं। रिस्क टेकिंग तो आप शुरू से अपनी क्षमता रही है। आईएएस की जॉब छोड़ना स्वाभाविक सी बात है, आसान नहीं है। और आप अभी जिक्र कर रहे थे कि आपको शायद स्कूल टाइम के बाद शायद अनुकंपा नौकरी भी मिल रही थी, वो भी आपने शायद छोड़ी है। किस तरीके का वो था, क्या रिस्क टेकिंग वहाँ से शुरू हुई है आपकी? एक्चुअली क्या है, लाइफ में हम जब भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा सोच रखते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो कई बार रिस्क लेना ही पड़ता है। अगर हम तैरना सीखना चाहते हैं तो पानी में तो उतरना ही पड़ेगा, इट्स बेसिक रिक्वायरमेंट। जैसा कि आपने जिक्र किया कि आप, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि मेरे पिताजी का निधन हो गया था जब मैं 7.5 साल का था, और वो प्राइमरी स्कूल में गवर्नमेंट टीचर थे, सरकारी स्कूल में। और जब मेरी माँ 4th क्लास तक, 4th क्लास तक ही पढ़ी हुई हैं, और जब उन्होंने मेरा लालन पालन करके बढ़ाया, गांव की स्कूलों में पढ़ाई करता रहा, मेहनत करता रहा, और उस डायरेक्शन से जब मैं आगे बढ़ता रहा और 12th क्लास जब पास किया, तो चूँकि पिताजी, बाबूजी सरकारी नौकरी में थे, तो उनके जगह में अनुकंपा नौकरी ग्रेड 3 की या टीचर की मिल सकती थी मेरे को। बट मेरी माँ ने भी मुझे कहा कि बेटा कुछ बड़ा करो, कुछ अच्छा सोचो और कुछ बड़ा करने की कोशिश करो, और मेरी भी ऐसी सोच थी। तो उस समय मैंने अनुकंपा नौकरी को छोड़ करके आईएएस की तैयारी की थी। निश्चित रूप से उस समय की दृष्टि से आज में जब मैं आईएएस छोड़ा, उससे बड़ा रिस्क टेकिंग डिसीजन था। और मुझे लगता है कि लाइफ में हमेशा हम लोगों को रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा बड़ा कर सकते हैं। और हर परिस्थिति में हमको सेटिस्फाइड रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, क्योंकि हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए जरूर होता है। एक बड़ा दबाव परिवार का भी रहता है। जब आपने जॉब छोड़ी थी, राजनीति में जा रहे थे, तब तो सामने बहुत कुछ अच्छा था जी, पार्टी सरकार में थी, चुनाव लड़ने भी जा रहे थे जी। 2.5 साल बाद क्या रिएक्शन है परिवार का, खासकर आपकी धर्मपत्नी का? जी मैं मतलब हमेशा जो अपने हिसाब से, अपने तरह से निर्णय लेते आया हूँ बचपन से लेकर अभी तक।
तो मेरे मतलब माँ हैं या छोटा भाई है, वो भी मेरे निर्णय का हमेशा सम्मान करते हैं, मेरे डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। और मेरी इन लॉज साइड है, मेरी वाइफ या मेरी मदर इन लॉ या मेरे ब्रदर इन लॉ, वो लोग भी मेरे डिसीजंस को हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसमें मेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। आधा कार्यकाल सरकार का भी निकल चुका है, आप लोगों के विपक्ष के तौर पर भी। जी, 2.5 साल बाद क्या उम्मीदें लगती हैं पार्टी को लेके, भाजपा को लेके? क्योंकि बहुत सारे बातें कही गई आप लोगों के हार की वजह से कि एक बड़ा वर्ग है, उन चेहरों को लेकर पब्लिक में एलर्जी थी, इस वजह से भी हारे, एंटी इनकम्बेंसी थी, हार के बाद गुटबाजी भी सामने आई, और अभी भी कहा जाता है कि वो सक्रियता, वो चीज़ें दिख नहीं पा रही। बार बार ये सवाल भाजपा से विपक्ष के तौर पे किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद पहला चुनाव, दूसरा चुनाव, तीसरा चुनाव, हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। 15 साल के बाद जनता के मन में कुछ एंटी इनकम्बेंसी आ जाना, कुछ शिकायतें आ जाना, स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती है लोकतंत्र में। और छत्तीसगढ़ का अगर कोई भला कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है। अटल जी ने ही छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया, और इन 15 सालों में छत्तीसगढ़ कहाँ से कहाँ पहुँचा है, इसको कंपैरेटिव माइंडसेट से थोड़ा हिस्ट्री को, भारतीय जनता पार्टी के आने के पहले धान खरीदी के क्या हालात थे, गांव में कृषि के क्या हालात थे, कृषि ऋण के क्या हालात थे, पीडीएस के क्या हालात थे, कितने स्कूल थे, कितने कॉलेज थे, इन चीज़ों को हम कई बार क्या भूल जाते हैं 5 साल 10 साल के ड्यूरेशन में। और लोग इस बार जो 3 बार के भारतीय जनता पार्टी को जिताने के बाद जो कहीं न कहीं एक थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी या जो भी बोलिए वो आ गई थी, उसको अब समझ चुके हैं कि उन्होंने एक गलत निर्णय जनता ने ले लिया था, और जनता उसी के परिणाम स्वरूप 2023 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, ये भी चर्चा है पर यहाँ पर कि आपकी पार्टी लोकसभा वाले फॉर्मूले को छत्तीसगढ़ में विधानसभा में भी आजमा सकती है, और बहुत सारे नए चेहरे प्लांट कर सकती है, ला सकती है। तो अगले चुनाव में एक बड़ा वर्ग है जो नए चेहरों का। जी, भारतीय जनता पार्टी देखिए देश की, प्रदेश के हित की चिंता करने वाली पार्टी है। किसी व्यक्ति या परिवार विशेष के हित की चिंता करने वाली पार्टी नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े निर्णय, आपने देखा होगा, ऐतिहासिक तौर पे आप देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े निर्णय चुटकियों में हो जाते हैं। और इसीलिए इस पार्टी की सोच और विचारधारा का मैं भी सम्मान करता हूँ, और उसका आप मान रहे हैं कि चेहरे चेंज होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है, कैसे करना है, संगठन स्तर पर, रणनीतिक स्तर पर निर्णय भारतीय जनता पार्टी करेगी। और जो भी निर्णय करेगी भारतीय जनता पार्टी, वो देश प्रदेश हित में करती है। तो जो भी रणनीति पार्टी बनाएगी, संगठन बनाएगी, उसका हम सब लोग सम्मान करेंगे। और पार्टी और संगठन के निर्णय अनुसार जो दायित्व, जो भूमिका एक सिपाही के रूप में हर व्यक्ति को जो मिलेगी, उसको हम लोग सब पूरा करेंगे। ओपी चौधरी की क्या भूमिका होगी अगले चुनाव में? कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? ये पार्टी को तय करना है कि मैं चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, कहाँ पे लड़ूंगा, कैसे लड़ूंगा। ये पार्टी, अब जब आप पार्टी में ज्वाइन करते हैं तो एक संगठन बहुत विस्तृत रूप होता है, उस संगठन को आप समर्पित करते हैं। राजनीति इज नॉट लाइक यूपीएससी प्रिपरेशन। हम आईएएस तैयारी करते हैं तो इंडिविजुअल डिसीजन होता है, आप इंडिविजुअल तरीके से पढ़ते हैं, कौन सा सब्जेक्ट चुनते हो आप अपने तरीके से करते हैं। लेकिन पार्टी, वो भी राष्ट्रीय पार्टी में जब आप राजनीति ज्वाइन करते हैं तो आप पार्टी को, संगठन को, एक विचारधारा को, अपने आप को समर्पित करते हैं। और उस संगठन को और उस पार्टी को तय करना होता है अपनी रणनीति अनुसार, और बहुत सारे समीकरणों को देखकर, इतिहास को देखकर, भविष्य को देखकर। तो पार्टी और संगठन को तय करना है कि मैं अपने आप को एक सिपाही मानता हूं, और मेरी जो भूमिका भारतीय जनता पार्टी आज तय करती है उसको आज निभा रहा हूं, कल तय करेगी उसको कल निभाऊंगा। लोग कहते हैं कि ओपी चौधरी अगर उस समय भी वहां से चुनाव न लड़कर कहीं और से लड़ते तो ज़्यादा बेहतर होता। जी, आपको क्या लगता है कि आप दूसरी जगह से चुनाव लड़ते तो शायद आप आसानी से जीत जाते वहाँ पर? देखिए, मैं राजनीति में जब प्रवेश किया तो एक हार एक जीत की दृष्टि से प्रवेश नहीं किया हूँ। राजनीति में प्रवेश किया हूँ तो भारतीय लोकतंत्र में एक बेहतर पार्टी के साथ मुझे अपना योगदान देना है, इस सोच के साथ राजनीति में प्रवेश किया हूँ। इसलिए खरसिया में निश्चित रूप से एक बहुत ही दुरूह सीट मानी जाती रही है। अर्जुन सिंह जी जब सीएम थे, उनको पूछा गया कि सबसे सेफ सीट मेरे लिए कौन सा रहेगा, तो लोग खरसिया पे लाकर उनको चुनाव लड़ाए थे। और उस सीट पे आप जानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से आज़ादी के बाद हमारी पार्टी चुनाव जीत नहीं पाई है, और दिलीप सिंह जुदेव जी को भी हार का सामना करना पड़ा था, लखीराम अग्रवाल जी को भी हार का सामना करना पड़ा था। और हर चुनाव में 1990 के बाद, 1990 के बाद हर चुनाव में हार का हमारा अंतर बढ़ता जा रहा था।
तो निश्चित रूप से ये सब जानते हुए भी आपको वहां पर उतारा गया। वो कठिन सीट थी और कठिन सीट है, लेकिन पार्टी को मेरी भूमिका तय करनी है कि कब कहाँ मेरा क्या रोल है, और आई डोंट माइंड कि मुझे जो भी पार्टी रोल देगी, जहाँ पे भी जो रोल देगी उसको मैं। कठिन सीट में जानते बूझते भी आपको उतारा गया वहां पर? नहीं, क्या आपको लगा नहीं कि कुछ गड़बड़ है, या छोड़ते समय आपको पता था वहां से चुनाव लड़ना है? मैंने पहले ही कहा कि राजनीति में जब मैं प्रवेश किया तो भारत के लोकतंत्र में एक बेहतर सोच के साथ चलने वाली पार्टी में मुझे रहकर अपना योगदान देना है, और मेरा रोल क्या होगा वो पार्टी को तय करना है। तो इस दृष्टिकोण से मैं चुनाव तब भी लड़ा था और आगे भी और अगर आप चुनाव जीतते, विधायक बन जाते तो ज्यादा योगदान दे पाते लोकतंत्र में, ऐसा नहीं लगता? नहीं, देखिए, ये तो पार्टी को तय करना है कि मेरे से क्या रोल चाहिए या क्या भूमिका चाहिए, और पार्टी को ही हर चीज तय करना होता है। संगठन को आप समर्पित करते हैं जब राजनीति। तो अभी आप कुछ इच्छा बताते हैं पार्टी को, या पार्टी आपसे कुछ पूछती है कि अगले 2.5 साल बाद कहाँ के लिए जमीन तैयार की जाए? पार्टी में हर व्यक्ति का अलग अलग रोल रहता है। जैसे मेरा थोड़ा प्रशासनिक अनुभव है, तो उस दृष्टिकोण से पार्टी मेरे प्रशासनिक अनुभव का भी थोड़ा उस दृष्टिकोण से भी उपयोग करती है। किसी व्यक्ति का राजनीतिक अनुभव ज़्यादा है, किसी व्यक्ति का बस्तर का अनुभव ज़्यादा है, तो हर व्यक्ति के योग्यता और क्षमता के अनुसार पार्टी उस व्यक्ति का उपयोग करती है, और मेरा भी जहाँ पार्टी रोल फिक्स करती हूँ मैं करता रहता हूँ। ठीक है, ये आपने यहाँ पर बताया। यूथ की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। यूथ से आप लगातार कनेक्ट रहते हैं जी। किस तरीके का गाइडेंस आप छत्तीसगढ़ के यूथ को देना चाहेंगे? उनके लिए कोई मैसेज मैं चाहूँगा, क्योंकि यूथ आइकॉन के तौर पे आपको सब जानते हैं, आप जुड़े भी हैं। क्या छत्तीसगढ़ के युवाओं को आप मैसेज देना चाहेंगे? कैसे गाइड करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? हमारे जो छत्तीसगढ़िया युवा है तेकर थोड़े से आदत रहते घूंच के रहेंगे, पीछू रहेंगे। तो जो पीछे या बैक फुट पे जो रहने की थोड़ी आदत है, उससे मैं छत्तीसगढ़ के सारे युवा भाई बहनों को अपील करना चाहूँगा कि उस आदत से बाहर निकलें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, और लाइफ में बड़ा सोचें, बड़े लक्ष्य निर्धारित करें, बड़े उद्देश्य निर्धारित करें, और जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसके लिए एक वेल प्लान होना चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होनी चाहिए, और एक क्लियर कट योजना के तहत उनको अपने भविष्य को में आगे बढ़ना चाहिए। आने वाले 5 साल, 7 साल, 8 साल के लिए जब हमारा रोड मैप क्लियर होता है तो हम कहीं थोड़ी देर के लिए असफल भी होते हैं तो हमको कोई टेंशन नहीं होता है। तो इसलिए मैं कहूँगा बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें, उसके लिए क्लियर स्पष्ट योजना बनाएं, और उसको सकारात्मकता के साथ संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए उस डायरेक्शन में आगे बढ़ें, और हमेशा किसी भी स्थिति में निराशा को, हताशा को अपने आसपास ना आने दें। हमेशा पॉजिटिव रहें, और जब आप पॉजिटिव रहते हैं और हर स्थिति को सही तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हैं तो आपको रास्ते ही रास्ते नजर आएंगे। जहां चाह है वहां राह है, और हर व्यक्ति हर परिस्थिति में सफल हो सकता है। मैं तो कहता हूं कि जो कठिन परिस्थितियों में पलता बढ़ता है, चांदी के चम्मच लिए बिना पैदा होता है, उसके बड़ी सफलता के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एक जगह हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए असफल हों, अगर एक जगह की छोटी असफलता आपको मिलती है तो आप अगर अच्छे पॉजिटिव सोच के साथ चलते रहेंगे तो दूसरी जगह बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही होगी। इस सोच के साथ जीवन को जिएं, और निश्चित रूप से ऐसा मेरे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहन करेंगे तो न केवल छत्तीसगढ़ स्तर पे, न केवल राष्ट्रीय स्तर पे, बल्कि वैश्विक स्तर पे मैं तो कहता हूँ व्हाइट हाउस, पेंटागन और नासा तक में हमारे छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों की धमक होगी। लाइफ की आपकी बात कर लेता हूँ मैं जी। 2.5 साल 3 साल पहले की लाइफ स्टाइल और अब की लाइफ स्टाइल में क्या कुछ परिवर्तन आया है? फैमिली लाइफ भी कहा जाए या आपकी पर्सनल लाइफ? देखिए, थोड़ा बहुत तो इफेक्ट होता है। आप एक शेड्यूल में, प्रशासनिक लाइफ में रायपुर कलेक्टर के रूप में रहते हैं तो अलग ही टाइप का शेड्यूल होता है, अलग ही टाइप की फैसिलिटीज़ होती हैं। निश्चित रूप से उन फैसिलिटीज़ में कमी आई है, बट मेरे को पर्सनली अपने भौतिक ज़रूरतों के हिसाब से, सुविधाओं के हिसाब से मुझे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता है। और जिसके पास माँ सरस्वती हो उसको कभी लक्ष्मी की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो मैं तब भी मज़े से जीवन जीता था, आज भी मज़े से जीवन जीता हूँ। मुझे 10,000 रुपये महीना चलाना है बोलेंगे तो भी मैं चला सकता हूँ, और 10 लाख रुपया भी देंगे तो शायद महीने भर में खर्च कर सकता हूँ। तो ये मेरा लाइफ स्टाइल है और आगे भी रहेगा। मैं जीवन के हर मोमेंट को आनंद के साथ, संतुष्टि के साथ, सकारात्मकता और पॉजिटिविटी के साथ जीने में भरोसा करता हूँ। हॉबीज़ क्या हैं आपकी? खाली समय अब पहले से ज़्यादा थोड़ा मिल जाता होगा या शायद ज़्यादा व्यस्त हो गए? क्या हॉबीज़ है, कैसे समय निकालते हैं? राजनीति में आने के बाद तो व्यस्तता और बढ़ गई है। मैं यही कहूँगा, हॉबी के तौर पे मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, कुछ लिखना मुझे बहुत पसंद है, पढ़ना भी
पसंद है, इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट भी मेरी हॉबी बोल सकते हैं, स्पोर्ट्स भी मेरी हॉबी है। तो ये सारी चीज़ें मैं करता रहता हूँ। ठीक है ओपी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। उम्मीद है ये जो मुलाकात है यूथ के लिए और ऐसे बहुत से लोग जो जानना चाहते हैं कि ओपी चौधरी आज कर क्या रहे हैं जी, क्या सोचते हैं जी, क्या मलाल है उनको या अभी भी सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, जी, उनके सवालों का जवाब यहाँ पर मिल गया और आपने भी बड़े खुलकर बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर कही हैं। उम्मीद है दर्शकों को भी पसंद आएगा। शुभकामनाएं आपको भी, आपके करियर के लिए, राजनीतिक करियर के लिए और भी जो तमाम आप बुलंदियों पर पहुँचना चाहते हैं उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद, शुक्रिया जी। तो हमारे साथ थे ओपी चौधरी, भाजपा नेता, इस वक्त राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन राजनीति के साथ साथ यूथ के साथ भी लगातार जुड़े हैं। खासतौर पे छत्तीसगढ़ के जो यूथ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको गाइड करते रहते हैं। इकोनॉमी में भी अच्छी रुचि रखते हैं और उनका मानना है कि वो कोशिश करेंगे कि अच्छी एडवाइस देकर आने वाले समय में लोगों को पैसे कैसे अच्छे तरीके से कमाया जा सके वो भी टिप्स वो दे पाएँ। बहरहाल उम्मीद है मुलाकात आपको पसंद आई होगी। बहुत सारे जो आप लोगों के सवाल थे उनके जवाब उम्मीद है आपको मिल गए होंगे। तो ख़ास मुलाकात में अगली बार मुलाकात फिर किसी शख्सियत से, तब तक दीजिए इजाज़त।